नमस्ते छात्रों, सुधागढ़ विद्या संकुल के शैक्षणिक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हाँ तो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 8वीं विषय हिंदी पहली इकाई का 8वां पाठ। पाठ का नाम है पूर्ण विश्राम, जिनके लेखक है सत्यकाम विद्यालंकार। पाठ की विधा है यानी कि प्रकार है हास्य व्यंग कहानी। तो चले हम लेखक का परिचय देखते हैं। उनका जन्म 1935 लाहौर, अविभाजित भारत। तो सत्यकाम विद्यालंकार सफल संपादक, लेखक और कवि है। सरल और सुबोध भाषा और रोचक बोधगम्य शैली उनकी लेखन की विशेषताएं है। लेखन व्यवहारिक है और लेखन करते समय उन्होंने व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया है और उनकी प्रमुख कृतियां हैं स्वतंत्रता पूर्व चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति के चमत्कार, सफल जीवन, ए लेख संग्रह है। आगे वीर सावरकर, वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, इनका जीवन चरित्र आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो आज हम जिस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं उसी पाठ के बारे में या गद्य संबंधी देखते हैं। तो इसमें लेखक ने बताया है कि प्रस्तुत कहानी में महानगरों के निवासियों की जीवन शैली पर व्यंग किया गया है। बड़े शहरों में लोगों का जीवन कैसा भागदौड़ से भरा होता है कि वहाँ रहने वाले लोग उनको विश्राम के लिए समय निकालना भी अपने आप में एक समस्या होती है। मान लो यदि समय निकाल भी लिया जाता है तो पारिवारिक उलझने उस समय का आनंद उठाने में बाधक बन जाती है, जैसे कि इस पाठ में लेखक के साथ हुआ है। तो डॉक्टर के सलाह के अनुसार चलते लेखक बड़ी कठिनाई से जुहू जाकर 2 दिन विश्राम करने का कार्यक्रम बनाते हैं, लेकिन घर की चिंता के कारण वहाँ से उन्हें उल्टे पांव वापस घर आना पड़ता है। तो यही इस पाठ में लेखक ने बताने का प्रयास किया है।
तो चलो पाठ देखते हैं। डॉक्टर ने वहाँ पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंककर नाड़ी की गति देखी और बोला, कुछ सीरियस नहीं है। दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए। विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। तो यहाँ पर बता है कि डॉक्टर के पास जाने के बाद काला कपड़ा लपेटता, रबड़ की थैली से हवा फूंककर नाड़ी की गति देखता है और कुछ कहता है कि सीरियस नहीं है, और कहते हैं कि दफ्तर या कार्यालय से छुट्टी लेकर कहीं बाहर घूम आइए। विश्राम करने के बाद विश्राम आपको पूर्ण निरोग यानी कि रोग रहित कर देगा, लेकिन ख्याल रहे विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। और डॉक्टर की बात सुनकर पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। तो घर जाकर लेखक ने अपनी पत्नी श्रीमती जी से कह दिया, जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी और चांदनी रात का मज़ा जुहू पर ही है। और जैसे पति के कहने के बाद पत्नी ने एक दिन पहले से आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। स्वयं यानी कि खुद 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने यानी कि लिखने लगी। तो श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दे दी। और सूची हाथ में मिलने के बाद सुबह जब वो गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूबवेल, रबर सोल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि चीज़ें और भी लिखी थी। और तैयारी करते समय रात के 2 बजे से पहले ही श्रीमती जी उठती है और कुछ लिखने लगती है और कामों की सूची बनाकर लेखक के हाथ में थमा देते हैं। और जब गैरेज पहुंचने के बाद वहाँ पर देखते हैं कि हवा भरने के लिए पिचकारी, ट्यूबवेल, रबर सोल्यूशन और इंजन ऑयल आदि सभी चीज़ें भी वहाँ पर लिखी थी। और दिन भर दौड़ धूप करके पायधुनी से मिस्त्री लाया। पायधुनी ये मुंबई के एक स्थल यानी कि जगह का नाम है। और दिन भर दौड़ धूप करके पायधुनी से मिस्त्री लाने के बाद सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 ही खिड़कियों की चटकनियाँ भी नहीं कसी गई। और मोटर के लिए ज़रूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दोगुनी हो गई थी। और जुहू जाने वाले थे, इसलिए वो आप तैयारी में लगे हुए थे। पायधुनी से एक मिस्त्री
लाने के बाद शाम तक वो 4 में से 2 खिड़कियों की चटकनियाँ ठीक कर सका और मोटर के लिए जो ज़रूरी सामान लाना था वो लाते लाते लेखक के दिल की धड़कन दोगुनी हो गई थी। और जब रात के समय रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा और लेखक को उनकी पत्नी कहने लगी, कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। जो आज आपको ज़रूरी सामान लाने के लिए जो भागना या दौड़ना पड़ा और उससे जो थकान आई है वही सभी थकान आपकी दूर हो जाएगी। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके ये तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा हुआ सामान आ गया या नहीं। और सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया और श्रीमती जी ने अपने हाथों से घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगाया और बाहर जाकर मोटर का पूरा निरीक्षण किया और तसल्ली यानी कि आश्वासन कर लिया कि सूची में जो सामान लिखा हुआ था वो आया या नहीं। और सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया और जैसे ही अलार्म ने शोर मचाने के बाद उठते ही फिर रोशनी होते न होते हुए जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। वो हर मिनट बुझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरना धोखा नहीं करने में चला गया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया और हम दंत चित्त हो तैयारी में जुट गए। आगे बताते हैं कहते हैं कि जैसे 5 बजते अलार्म ने शोर मचाया और वो नींद में से जागे और रोशनी होते न होते जुहू की तैयारी चरम यानी कि अंतिम सीमा पर पहुंच गई। स्टोव को आज ही धोखा देना था। हर समय वो या मिनट में बुझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने में और धोखा नहीं करने यानी कि हवा भरने में चला गया, लेकिन वो हर मिनट में बुझने ही लगा। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित या टाल दिया जाता है और दोनों ध्यानपूर्वक जुहू की तैयारी के लिए या तैयारी में जुट जाते हैं। वाटरलूम जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी नहीं की होगी। ऐसी तैयारी में दोनों लग जाते हैं। ऐसी महत योजना के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। परस्पर यानी कि आपस में। और वो कहते कि कोई भी काम हम दोनों मिलजुल कर करते हैं। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सहयोग मन वचन कर्म इन तीनों से होता है और यही जीवन का मूल मंत्र है। आगे लेखक कहते कि मुझे भूला न था
श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। मैंने याद दिलाया कि आप दोनों यहाँ पर तैयारी में लग जाते हैं, एक दूसरे की या एक दूसरों को दिए हुए कामों के बारे में वो याद दिलाते हैं। यहाँ पर कहते कि जो एक दूसरे को जो काम सौंपे थे या दिए थे वो पूरे हुए या किए या नहीं, उसी में वो याद दिलाते हैं। और लेखक कहते कि मैं उसके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। हाथ बटाना यानी कि सहायता करना या मदद करना। तो लेखक अपनी पत्नी को कहते हैं पुड़े के साथ मिर्ची का अचार ज़रूर रख लेना। तो श्रीमती जी कहती है अचार तो रख लूँगी पर तुम भी समाचार पत्र रखना न भूल जाना। मैंने लेखक कहते फिर मैंने अभी पढ़ा नहीं है। वो तो रख लूँगा लेकिन तुम वो गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से वापस लौटते समय लाए थे। और वो इसलिए लेने के लिए कहते कि जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती, ठंड हवा चलती है। आगे लेखक की पत्नी उन्हें कहती कि गुलबंद तो रख लूँगी लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना न भूल जाना। यदि भूल गए तो अपना नहाना धरा रह जाएगा यानी कि अधूरा रह जाएगा। बेदिंग सूट नहाते समय पहनने वाले कपड़े और गुलबंद ऊनी पट्टी। फिर वो एक दूसरे को याद दिलाते हैं आपको वो चीज़ लेना है या रखना है और उस चीज़ या वस्तु की वहाँ पर क्या ज़रूरत है वो उन्हें एक दूसरे को बताते हैं। और तुम कहीं रबर क्या भूल गए तो गजब हो जाएगा। वो तो रख लूँगी लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना और देखो राइटिंग पैड भी न भूल जाना। फिर लेखक कहते कि मैं जो है लेखक कि तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा। पत्नी कहती वो तो रख लूँगी लेकिन आप नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना और एक लिखने के लिए राइटिंग पैड भी रख लेना। और फिर राइटिंग पैड का क्या करोगी? कई दिनों से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है। जू पर खाली बैठे जवाब दे दूंगी या तो घर पर वक्त या समय नहीं मिलता। और ज़रा वो चिट्ठियाँ भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। चिट्ठियाँ नहीं रही तो जवाब किसके दोगे? फिर आगे कहते कि और सुनो बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल लेना। बीमा यानी कि सुरक्षा, भुगतान यानी कि पैसा चुकाना। और फिर आगे वो कहते हैं कि
जू पर ऐसे खाली बैठे जो माँ की चिट्ठी आई है उन चिट्ठियों का जवाब दे दूंगी। और फिर सुनो कि बिजली के बिल, बीमा के नोटिस कई दिनों से आ पड़े हैं, उन्हें भी साथ ले लेना। और वहाँ पर उनका जो पैसा चुकाना है वो भी हम चुका देंगे। और उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो उस सर का दर्द चढ़ गया, इसलिए कहती हूँ छतरी भी साथ रख लेना कि वहाँ पर धूप ज़्यादा होती है और धूप में घूमने से आपका सर दर्द बढ़ जाता है। और इसलिए कहती हूँ कि साथ में छतरी भी रख लेना। अच्छा बाबा, रख लूँगा। और देखा, धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, नहीं तो क्या होगा कि शाम तक छाले पड़ जाए। वह बहुत करारी धूप पड़ती है, करारी यानी कि तेज धूप पड़ती है। श्रीमती जी कहती तो जा रही थी कि रख लूँगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर, कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था। इसलिए वो बहुत घबरा हुई थी। और जैसे दोनों एक दूसरे को चीज़ या वस्तु लेने के लिए, रखने के लिए कहते हैं। और जैसे लेखक बताते हैं, कहते हैं, और उनकी पत्नी कहती है कि रख लूँगी, लेकिन उस समय वो ढूंढ रही थी नेल कटर, कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था। और इस बात को लेकर वो घबरा गई थी। फिर लेखक ने उन्हें कहा, जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीज़ें तो रख लो। इधर मैं अपने लिए या लेखक अपने स्वयं के लिए अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहे थे जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थी, और सोचता था कि फुर्सत में समालोचना कर दूंगा। समालोचना यानी कि किसी वस्तु के गुण या दोष बताना। और वो भी इधर अखबार, कई किताबें अपने थैले में भर रहे थे या रख रहे थे जो समालोचना के लिए कई दिनों से आई हुई थी। और सोचता कि वहाँ पर खाली समय मिलेगा और उस समय समालोचना कर दूंगा। आखिर 3 किताबें थैले में डाल ली। कई दिनों से कविता करने की धुन सवार हुई थी। धुन सवार होना यानी कि लगन होना। और इसलिए उनकी कई कतरनें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। कतरनी कागज़ के टुकड़े, और उन्हें भी उन्होंने जमा किया और सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जुहू से अच्छी और कौन सी जगह मिलेगी। और इसी सभी सामान के साथ, चीज़ों या वस्तु के साथ आखिर कहीं अटैची, कई थैले, कई झोले भरकर वो जुहू पहुँचे। और वहाँ पहुँचने के बाद 5-7 मिनट तो हम स्वप्नलोक में विचरते रहे।
विचरते रहने की घूमना। फिर सामान से भरे हुए कई अटैची थैले झोले भरकर और अपनी गाड़ी में रखकर वो जुहू पहुँचे। और वहाँ पहुँचने के बाद 5 या 7 मिनट तो जैसे मानो कि वो स्वप्न लोक में घूमते रहे या घुलते रहे। और हम फिर वो समुद्र में नहाने को चल पड़े या निकल पड़े। और जैसे ही समुद्र तट यानी कि किनारे पर पहुंचने के बाद वहाँ पर और भी लोग नहा रहे थे। और नहाते समय एक ऊंची लहर ने आकर लेखक और उनकी पत्नी को दोनों को ढक लिया। और लहर की उस थपेड़ यानी कि आघात से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में दिमाग में क्या नई स्फूर्ति आ गई। जैसे मानो उन्होंने लेखक से पूछा, तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं। बरामदा यानी कि दालन। और नहाने के लिए जब वो उतरते हैं और समुद्र की लहर आकर दोनों को ढक लेती है और लहर की उस आघात से न जाने श्रीमती जी के दिमाग में क्या नई स्फूर्ति आ गई। और उन्होंने लेखक से पूछा कि आपको याद है कि दालन में जो खिड़कियां है उस खिड़की को अपने अंदर से बंद किया था या नहीं। तो लेखक ने कहा, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। अगर वो बंद नहीं हुई और खुली रह गई तो क्या होगा। कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया, यानी कि वो घबरा गई। यदि मान लीजिए अगर वो बंद नहीं हुई, खुली ही रह गई तो क्या होगा। इस बात को लेकर वो घबरा जाते हैं। फिर लेखक कहते हैं कि चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को, जो होना होगा वो होगा, हो जाएगा। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसू का समुद्र ही बह पड़ा। उनके कांपते होठों पर ही शब्द थे, अब क्या होगा। और लेखक ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करते कि चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को, जो होना होगा वो होगा। और इस बात से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपनी कांपते होठों से या मुंह से एक ही शब्द कि अब क्या होगा। और अगर खिड़कियां खुली रह गई होंगी तो घर का क्या होगा। ये सोच उनकी अधीरता और भी ज़्यादा होती जा रही थी। और खिड़कियां खुली रही गई होंगी तो घर का क्या होगा। इस बात को सोचकर वो व्याकुल होती जा रही थी। और जिस धड़कन का इलाज यानी उपचार करने को जुहू पर आया था वो 10 गुना बढ़ गई थी। मैंने तेज़ी से मोटर चलाई। मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज़्यादा तेज रफ्तार यानी की गति से धड़क रहा था। जिस रफ्तार से हम जुहू पर गए थे
और दूनी रफ्तार से वापस घर आ रहे थे और घर पहुंचने के बाद अंदर आकर देखा कि खिड़की की चटकनी यानी कि अच्छी तरह लगी थी, सब ठीक ठाक था और मैंने वही खुद ने या स्वयं ने लगाई थी, लेकिन लगाकर वो स्वयं भूल गया था कि लगाई या नहीं। तो इसका नतीजा या परिणाम ये हुआ कि पहले तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई। मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग। साथ ही ये विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वो पूर्ण भयावह यानी कि भयानक हो जाता है। तो इसी तरह यहाँ पर हमारे जीवन की आपाधापी में विश्राम के पल या क्षण मुश्किल से ही मिलते हैं और जब भी ऐसे अवसर या मौका हमें मिलता है तो घरेलू उलझनों के कारण हम उन पलों का या क्षणों का आनंद नहीं उठा पाते हैं। जैसे यहाँ पर डॉक्टर के कहने के बाद दफ्तर या ऑफिस से छुट्टी लेकर कहीं घूम आओ और विश्राम आपको पूर्ण निरोग यानी कि रोग रहित कर देगा, लेकिन परिवार की समस्या या उलझने के कारण यहाँ पर जो जाकर लेखक को उल्टे पैर वापस आना पड़ता है। इसी तरह हमने यहाँ पर पूर्ण विश्राम इस पाठ के बारे में या पाठ का अध्ययन किया। तो नीचे दिए हुए कृतियाँ आपको अपनी स्वाध्याय में लिखना है। धन्यवाद।